नमस्कार। आज हम भारतीय कानूनी प्रक्रिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुनते तो बहुत हैं, पर शायद उसकी गहराई, उसकी बारीकियां उतनी साफ नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। ये है अदालतों का समन और वारंट जारी करने का तरीका। हमारे पास कुछ कानूनी लेख और नोट्स हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब होता कैसे है दीवानी मामलों में और फौजदारी मामलों में। जी। आज हमारा मकसद ये समझना है कि भाई अदालतें ये पक्का कैसे करती हैं कि सिविल केस में पार्टी को पता चल जाए कि उसके खिलाफ केस हुआ है, और क्रिमिनल केस में मुल्जिम मतलब अभियुक्त कोर्ट के सामने आए। ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं पर है बहुत अलग। हाँ, प्रक्रिया और मकसद दोनों में काफी फर्क है। तो शुरू करने से पहले एक एक मोटा सा फर्क देख लेते हैं। दीवानी मामले, सिविल केस, ये ज्यादातर होते हैं प्रॉपर्टी, पैसों के लेन देन मतलब निजी हक वाले मामले, बिल्कुल। जमीन मकान रिकवरी वगैरह। हाँ, और फौजदारी यानी क्रिमिनल केस वो अपराधों से जुड़े हैं। वहाँ सरकार मतलब स्टेट की भूमिका बड़ी हो जाती है। सही कहा, वहाँ मामला व्यक्ति बनाम राज्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहले बात करते हैं दीवानी मामलों की। जी। जब कोई एक व्यक्ति मान लीजिए किसी दूसरे पर सिविल केस करता है, जैसे जमीन के कब्जे का या उधार वापस लेने का, तो कोर्ट सबसे पहले दूसरे पार्टी को, जिसे प्रतिवादी कहते हैं, उसे बुलाती है। हाँ, डिफेंडेंट। हाँ, डिफेंडेंट। तो इसके लिए जो नोटिस जाता है वो है समन, और ये सब लिखा है सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सीपीसी के ऑर्डर 5 में, है ना? ऑर्डर 5 पूरा प्रोसीजर वहीं दिया है। इसका सीधा सा मकसद क्या है? मतलब क्यों भेजते हैं समन? मकसद बहुत सीधा है, प्रतिवादी को बताना कि भाई आपके खिलाफ ये मुकदमा आया है, आप आइए, अपना पक्ष रखिए, अपना बचाव कीजिए। हाँ, मतलब बिना सुने फैसला नहीं हो सकता। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। बिल्कुल, उसको सुनवाई का मौका तो मिलना ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात आपने पहले बताई थी जो शायद लोग इतना ध्यान नहीं देते। कोर्ट खुद से ये सब शुरू नहीं करता। नहीं, ये जिम्मेदारी असल में वादी की है, प्लेंटिफ की, जिसने केस किया है। अच्छा। हाँ, उसे ही मतलब फीस देनी है, सही पता देना है, प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। इसे कहते हैं पैरवी करना। अगर वादी सुस्त पड़ गया, पैरवी नहीं की, तो कोर्ट केस खारिज भी कर सकती है। ओहो, तो वादी को ही ये देखना है कि समन पहुंचे, लेकिन ये पहुंचता कैसे है? क्या तरीके हैं इसके? देखिए, मुख्य रूप से दो तरीके बहुत आम हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वो है रजिस्टर्ड पोस्ट से। रजिस्टर्ड एडी। रजिस्टर्ड एडी मतलब एक्नॉलेजमेंट ड्यू। वो हरे रंग की पर्ची वाली। जी हाँ, वही डाक विभाग के जरिए भेजा जाता है। तो अगर डिफेंडेंट ने ले लिया, साइन कर दिया, वो पर्ची वापस कोर्ट आ गई। हाँ, तब मान लिया जाता है कि तामील हो गई, मतलब सर्विस हो गई, समन पहुंच गया। लेकिन अगर डाकिया गया और घर पे ताला मिला या पता ही गलत निकला, तब? अगर ताला बंद है तो डाकिया रिपोर्ट लगा देगा कि भाई ताला बंद था, लिफाफा कोर्ट वापस आ जाएगा। फिर कोर्ट वादी को कहेगा कि या तो दोबारा भेजो या कोई और तरीका देखो तामील का। और अगर पता गलत है तो वादी को सही पता देना होगा, तब तक मामला अटका रहेगा। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। मान लीजिए डाकिया गया, डिफेंडेंट घर पर है, दरवाजा खोला, लेकिन लिफाफा लेने से मना कर दिया, बोला मैं नहीं लेता। तब क्या माना जाएगा? उसे पता नहीं चला? नहीं, यहीं पर कानून का एक महत्वपूर्ण नियम काम करता है। अगर प्रतिवादी जानबूझकर समन लेने से इनकार करता है और डाकिया ये बात लिख देता है, लेने से इनकार किया या रिफ्यूज्ड, हाँ, तो कानून इसे पर्याप्त तामील मानता है, सफिशिएंट सर्विस। इनकार करने पर भी? अरे वाह! हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ये मान लेती है कि उसको सूचना मिल चुकी है, भले ही उसने कागज हाथ में ना लिया हो। मतलब दरवाजा बंद कर लेने से या मुंह फेर लेने से बात बनती नहीं, बल्कि बिगड़ सकती। बिल्कुल बिगड़ सकती है, क्योंकि इस पर्याप्त तामील के आधार पर कोर्ट उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग। एक्स पार्टे मतलब उसकी गैर हाजिरी में ही केस चलेगा। हाँ, उसकी गैर मौजूदगी में ही केस आगे बढ़ सकता है और फैसला भी हो सकता है। इसलिए समन लेने से इनकार करना आमतौर पर समझदारी नहीं है। ये तो बहुत जरूरी बात पता चली। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था समन पहुंचाने का? दूसरा तरीका है कोर्ट के अपने कर्मचारी के जरिए, जिसे हम आमतौर पर चपरासी या तामील करता कहते हैं, बेलिफ या प्रोसेस सर्वर। अच्छा, कोर्ट का आदमी खुद जाता है। ये कब होता है? ये ज्यादातर तब होता है जब प्रतिवादी उसी शहर या जिले में रहता हो जहां कोर्ट है। तो इसमें क्या होता है, वो बस जाके दे लेता है? नहीं, थोड़ी प्रक्रिया है। वो समन की 2 कॉपी लेकर जाता है। पते पे पहुंचकर कायदे से उसे आस पड़ोस के 2 लोगों को गवाह के तौर पर साथ लेना चाहिए, पहचान के लिए और पारदर्शिता के लिए। फिर वो एक कॉपी प्रतिवादी को देता है और दूसरी कॉपी पर उसके और उन गवाहों के साइन लेता है।
उस दूसरी कॉपी पर वो अपनी रिपोर्ट लिखता है, कब, कहाँ, किसे दिया, और वो कॉपी कोर्ट में जमा कर देता है। और अगर यहाँ भी वही हुआ, घर पे नहीं मिला या मिला पर लेने से साइन करने से मना कर दिया? अगर घर पर नहीं मिलता तो नियम है कि चपरासी समन की एक कॉपी उसके घर के दरवाजे पर या किसी ऐसी जगह चिपका सकता है जहां से आसानी से दिखे। इसे कहते हैं चस्पा करना। चस्पा करना मतलब चिपकाना? हाँ, चिपकाना, ताकि नजरअंदाज ना हो सके। और अगर वो सामने है पर लेने से या साइन करने से मना कर दे तो चपरासी ये बात गवाहों के सामने अपनी रिपोर्ट में लिख लेता है। तो इस केस में भी मतलब दरवाजे पर चिपकाने पर या इनकार करने पर तामील पूरी मान ली जाती है? जी हाँ। क्योंकि ये रिपोर्ट कोर्ट के एक जिम्मेदार कर्मचारी की है, गवाहों के सामने बनी है। अगर मिले हों तो इसे भी कानूनी तौर पर वैलिड और सफिशिएंट सर्विस माना जाता है। सरकारी मोहर लग गई समझो। हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद भी अगर प्रतिवादी हाजिर नहीं होता तो फिर वही एक्स पार्टे कार्रवाई का रास्ता खुल जाता है। लेकिन कुछ लोग तो बड़े मतलब शातिर होते हैं, वो जानबूझकर बचते फिरते हैं। डाकी आया, छुप गए, चपरासी आया, दरवाजा नहीं खोला। हाँ, होता है ऐसा। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई और रास्ता है? हाँ, कानून ने इसका भी इंतजाम सोचा है। खासकर जब लगे कि भाई ये जानबूझकर बच रहा है तो वादी कोर्ट से परमिशन लेकर दो और काम कर सकता है। अच्छा, वो क्या है? पहला, वो कोर्ट में अर्जी दे सकता है कि जनाब ये जानबूझकर समन नहीं ले रहा, तो परमिशन दीजिए कि समन की सूचना अखबार में छपवा दें, कोई लोकल अखबार जिसका सर्कुलेशन अच्छा हो। अखबार में पब्लिकेशन? हाँ, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। कोर्ट अगर संतुष्ट है तो इजाजत दे देती है। अखबार में छपे नोटिस को भी लीगल नोटिस माना जाता है। इसके बाद नहीं आया तो फिर एक्स पार्टे तय। और दूसरा एक तरीका है स्पेशल मैसेंजर का। ये शायद सीपीसी में सीधा ना मिले पर कई राज्यों के जनरल रूल्स सिविल में है। स्पेशल मैसेंजर? हाँ, अगर मामला बहुत अर्जेंट है, जैसे किसी प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर तुरंत पहुंचाना है, तो वादी फीस जमा करके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि किसी क्लर्क या कर्मचारी को खास तौर पर इसी काम के लिए भेजा जाए, ताकि जल्दी से तामील हो जाए। हाँ बिल्कुल, प्रभावी ढंग से। ये तो हुई उसी जिले की बात। अगर प्रतिवादी कहीं और रहता हो, दूसरे शहर या राज्य में, तब क्या होता है? तब देखिए, रजिस्टर्ड पोस्ट तो है ही सबसे आसान। हाँ। दूसरा तरीका यह है कि जिस कोर्ट में केस है वो उस दूसरे जिले की कोर्ट को समन भेज दे। फिर वो कोर्ट अपने यहाँ के कर्मचारी से तामील करवाकर रिपोर्ट वापस भेजती है। लेकिन इसमें तो टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। दो कोर्ट के बीच कम्युनिकेशन होता है। हाँ, तो ये था सिविल मामलों का मतलब पूरा ताना बाना। मेन मकसद है सूचना देना, डिफेंडेंट को बचाव का मौका देना। जी। प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, पर कोशिश यही है कि जानकारी सही आदमी तक पहुंच जाए। लेकिन अब सोचिए, अगर मामला पैसों या जमीन का नहीं बल्कि किसी जुर्म का हो, चोरी, मारपीट, फ्रॉड, कोई सीरियस क्राइम, अब तो कोर्ट सिर्फ चिट्ठी भेजकर या नोटिस चिपकाकर नहीं बैठ सकती ना। यहां तो समाज की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था दांव पर है। यहां तो अभियुक्त को, मुलजिम को कटघरे तक लाना है। बिल्कुल। ये कैसे होता है? यहां तो फिर स्टेट पावर का इस्तेमाल होता होगा। यहीं पर दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया का जो बेसिक फर्क है वो सामने आता है, जैसा हमारे सोर्सेज में भी है। अगर तुलना करें, हाँ, दीवानी में तामील कौन कर रहा है? डाकिया या चपरासी। फौजदारी में मुख्य रूप से पुलिस। ओके। दीवानी में मकसद क्या है? सूचना देना ताकि बचाव हो। फौजदारी में मकसद अभियुक्त की फिजिकल प्रेजेंस, कोर्ट में हाजिरी। फिजिकल प्रेजेंस, हाँ, ये बड़ा फर्क है। और प्रक्रिया कैसी है? दीवानी वाली सूचनात्मक है, फौजदारी वाली जरूरत पड़ने पर जोर जबरदस्ती वाली भी हो सकती है। और अगर अभियुक्त सहयोग न करे तो वो कदम दर कदम सख्त होती जाती है। पुलिस क्यों भेजती है सामन फौजदारी में, डाकिया क्यों नहीं? एक तो मामले की गंभीरता, दूसरा राज्य की भूमिका। फौजदारी केस व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं है, वो है राज्य बनाम व्यक्ति। अच्छा। अपराध को समाज के खिलाफ माना जाता है, तो राज्य की एजेंसी यानी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अभियुक्त को कोर्ट के सामने लाए। ये स्टेट की अथॉरिटी दिखाता है। हाँ, और आपने कहा कि प्रक्रिया सख्त होती जाती है। वो कैसे? मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट फाइल की या कोर्ट ने किसी शिकायत पर कॉग्निजेंस लिया, मतलब केस एडमिट किया। जी। तो पहला कदम क्या होगा अभियुक्त को बुलाने का? पहला कदम यहाँ भी समन ही होता है। अच्छा, यहाँ भी समन? हाँ, कोर्ट अभियुक्त के नाम समन जारी करता है। ये जाता है पुलिस थाने। पुलिस का आदमी समन लेके अभियुक्त के पास जाता है। और अगर वो ना मिले? अगर अभियुक्त नहीं मिलता तो फौजदारी में एक ऑप्शन है कि उसके किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार, जैसे पिता, भाई, बेटा जो वयस्क हो, उसे समन दे दिया जाए।
इसे दोयम तामीली भी कहते हैं। ताकि परिवार के जरिए खबर पहुंच जाए। हाँ, मकसद यही है। लेकिन अगर वो मतलब अभियुक्त समन मिलने के बाद भी जानबूझकर कोर्ट नहीं आता, हाँ। तब क्या पुलिस बस देखती रहेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से शिकंजा कसना शुरू होता है। अगर अभियुक्त समन को इग्नोर करता है तो कोर्ट जारी करती है जमानती वारंट, बेलेबल वारंट, BW। जमानती वारंट, इसका क्या मतलब है? वारंट मतलब गिरफ्तारी? वारंट मतलब गिरफ्तारी का आदेश, लेकिन जमानती, बेलेबल, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। पुलिस का ऑर्डर है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करो और कोर्ट में पेश करो। लेकिन इसमें अभियुक्त को एक राहत है। वो पुलिस थाने में ही एक तय रकम का बॉन्ड भरकर और जमानत देकर इस वादे पर कि अगली तारीख पर कोर्ट आएगा छूट सकता है। मतलब थाने से ही बेल मिल गई? हाँ, थाने से ही। उसे फौरन जेल नहीं भेजते? ये समझिए पहली वार्निंग है, आ जाओ वरना आगे मुश्किल होगी। अच्छा, तो ये एक तरह से कंडीशनल अरेस्ट ऑर्डर है। हाँ। पर अगर कोई इतना ढीठ हो कि BW के बाद भी कोर्ट ना आए, तब मामला सीरियस हो जाता है। अगर अभियुक्त BW का भी पालन नहीं करता, कोर्ट नहीं आता, तब अदालत का रुख और सख्त। अब जारी होता है गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, NBW। गैर जमानती वारंट। ओह, नाम से ही लग रहा है कि ये ज्यादा सीरियस है। NBW का मतलब क्या है? इसमें तो गिरफ्तारी पक्की? NBW का मतलब है अब पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी और सीधा कोर्ट के सामने पेश करेगी। अब थाने से बेल का ऑप्शन खत्म। तो बेल मिलेगी ही नहीं? बेल मिलेगी या नहीं, ये अब पूरी तरह कोर्ट मतलब मजिस्ट्रेट या जज के विवेक पर है। वो देखेंगे जुर्म कितना गंभीर है, अभियुक्त का रिकॉर्ड कैसा है, भागने का चांस तो नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि बेल नहीं देनी चाहिए तो वो मना कर सकते हैं और फिर अभियुक्त को सीधे जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल। बाप रे, मतलब NBW का मतलब है कि आजादी खतरे में। बिल्कुल, अब खेल वाकई गंभीर हो गया है, लिबर्टी दांव पर है। ये तो बहुत सीरियस बात है। लेकिन सोचिए कोई अभियुक्त इतना शातिर है कि NBW निकलने के बाद भी पकड़ में नहीं आ रहा, फरार है, अब्सकॉन्डिंग, तब क्या कोर्ट और पुलिस बेबस? नहीं, कानून में ऐसे भगोड़ों से निपटने का भी तरीका है और ये आखिरी और सबसे सख्त कदम माना जाता है। वो क्या है? अगर अभियुक्त NBW के बाद भी फरार है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही, तो कोर्ट CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत एक्शन ले सकती हैं। धारा 82, 83, उसमें क्या होता है? पहले उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और फिर उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की का ऑर्डर हो सकता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कुर्की मतलब उसकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बैंक अकाउंट, सब जब्त? जी हाँ, चल और अचल, मूवेबल और इमूवेबल, दोनों तरह की संपत्ति उसे कोर्ट अटैच कर सकती है। ये बहुत पावरफुल स्टेप है। इसका असर क्या होता है? एक तो अभियुक्त पर जबरदस्त प्रेशर बनता है, आर्थिक भी मानसिक भी, कि भाई सरेंडर कर दो। दूसरा, समाज में भी मैसेज जाता है कि कानून से भागना महंगा पड़ेगा। ये सिर्फ दबाव नहीं, ये कानून का इकबाल बुलंद रखने का तरीका है। ये दिखाता है कि कोई हमेशा के लिए बच नहीं सकता। तो हमने देखा कि दीवानी और फौजदारी मामलों में कोर्ट तक किसी को लाने की प्रक्रिया कितनी अलग है। बिल्कुल अलग है। एक तरफ सूचना देना, बचाव का मौका देना जरूरी है, दूसरी तरफ अभियुक्त की हाजिरी पक्की करना, न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है। हाँ, अगर हम संक्षेप में देखें तो मेन फर्क क्या है? बताइए। पहला, जिम्मेदारी। सिविल में वादी की पैरवी जरूरी, क्रिमिनल में स्टेट यानी पुलिस की भूमिका मेन। ठीक है। दूसरा, मकसद। सिविल में सूचना और बचाव का मौका, क्रिमिनल में फिजिकल प्रेजेंस। राइट। तीसरा, नतीजा। सिविल में गैर हाजिरी का नतीजा ज्यादातर एक्स पार्टे फैसला, क्रिमिनल में गैर हाजिरी के परिणाम बढ़ते जाते हैं, समन से BW, फिर NBW और आखिर में कुर्की और भगोड़ा घोषित होना। ये अंतर साफ दिखाते हैं कि कानून दोनों तरह के मामलों को कितनी अलग नजर से देखता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये अलग अलग प्रक्रियाएं अपने पीछे के खास कानूनी और सामाजिक मकसदों को दिखाती हैं। दीवानी प्रक्रिया ज्यादातर व्यक्ति के निजी अधिकारों पर फोकस करती है, खासकर बचाव के अधिकार पर, राइट टू डिफेंड। इसलिए प्रक्रिया थोड़ी धीमी लग सकती है, पर मकसद है हर पक्ष को सुनना। वहीं फौजदारी प्रक्रिया में राज्य की जिम्मेदारी बड़ी है, समाज में व्यवस्था, अपराध रोकना, पीड़ित को न्याय दिलाना। सही बात है। इसलिए यहां जरूरत पड़ने पर व्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने वाले सख्त कदम भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिविल केस में प्रक्रिया की धीमी गति कई बार डिफेंडेंट के अधिकार को पक्का करती है,
जबकि क्रिमिनल केस में यही धीमी गति कभी-कभी न्याय में देरी का कारण बन जाती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। ये प्रक्रियाएं इन दो अलग जरूरतों, व्यक्ति के अधिकार और समाज की व्यवस्था के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं, लगातार। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, जी, वो ये है, पहला, दीवानी मामलों में समन तामील की एक पूरी व्यवस्था है। डाक से, चपरासी से, अखबार में छपवाकर, स्पेशल मैसेंजर से। मकसद है प्रतिवादी को बताना, और अगर वो लेने से मना करे तो भी कानूनी तौर पर तामील मानी जाती है, जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, जैसे एक्स पार्टे कार्यवाही। सही। और दूसरा, फौजदारी मामलों में अभियुक्त की हाजिरी सबसे जरूरी है। इसके लिए राज्य कदम ब कदम सख्ती बढ़ाता है। समन से शुरू करके जमानती वारंट एक मौका, फिर गैर जमानती वारंट जिसमें गिरफ्तारी और जेल हो सकती है, और आखिर में कुर्की तक यानी प्रॉपर्टी जब्त होना। बिल्कुल, समरी यही है। ये सब जानने के बाद, ये प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, ये समझने के बाद, इससे एक बड़ा सवाल मन में उठता है। क्या? ये जो प्रक्रियाएं हैं, दीवानी और फौजदारी, अपने अलग अलग तरीकों से, अपनी अलग अलग सख्ती के लेवल के साथ, क्या ये वाकई में व्यक्ति के अधिकारों जैसे बचाव का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, और दूसरी तरफ न्याय देने की समाज में व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की जरूरत, इनके बीच एक सही संतुलन बना पाती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। खास तौर पे जब हम अपने सिस्टम में देरी की बात सुनते हैं, कभी-कभी प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल या मैनिपुलेशन की खबरें सुनते हैं, तो ये बैलेंस कितना सध पाता है और कहाँ चूक जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। ये प्रक्रियाएं कितनी प्रभावी हैं इस संतुलन को साधने में? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।